हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्ट 5। लास्ट क्लास में हमने अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट नेम क्लॉज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज पढ़ लिया था। आज हम हमारा थर्ड क्लॉज स्टार्ट कर रहे हैं कि उसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है। अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज को हम 2 हेड्स में पढ़ते हैं। पहला है अल्ट्रेशन वेयर कंपनी हैज़ अनयूटिलाइज्ड मनी आउट ऑफ मनी रेज्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग से पूर्व उपदेशों में अगर परिवर्तन कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमें स्पेशल, अगर कंपनी तब परिवर्तन कर रही होती तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन जिसके लिए हम डाक मत पत्र का यूज़ करते हैं और जिसके अंदर हम ये सारे जो बैलेट पोस्टल बैलेट हम प्रिपेयर करते हैं और उसमें ये सारे पार्टिकुलर्स जो हैं वो हम लिखते हैं। जैसे टोटल मनी कितना रिसीव हुआ है, कितना मनी अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज कितना है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज अल्ट्रेशन क्या होगा, जस्टिफिकेशन फॉर अल्ट्रेशन या चेंज इन ऑब्जेक्ट क्या होगा, अमाउंट प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट, ये सारे हम पर्टिकुलर्स इसमें मेंशन करते हैं और इसके लिए हम विशेष संकल्प लेते हैं। सेकंड आता है पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ रिजोल्यूशन। अब ये जो है इसको हमें संकल्प के विवरण का प्रकाशन करना होगा। जैसे कंपनी विशेष संकल्प के विवरण व एवं औचित्य का एक विज्ञापन प्रकाशित करेगी। इस विज्ञापन का प्रकाशन जो है वो एवं सदस्यों को डाक मत पत्र भेजने की कार्रवाई एक साथ की जाएगी। समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापन में उपदेशों की परिवर्तन हेतु पारित किए जाने वाले संकल्प का विवरण दिया जाता है। फिर थर्ड स्टेप होगा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अगर कोई असहमत अंशधारी हैं तो उनको अपनी प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर प्रदान किया जाता है कि वो अपने जो भी उन्होंने अमाउंट दिया है कंपनी को वो फिर से अपनी अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट ए हो गया और पार्ट बी में हम पढ़ते हैं अदर केसेस अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशन इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन के तरह ही होगा, लेकिन द रिजोल्यूशन में बी पास्ड एट जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा और थ्रू पोस्टल बैलेट। अब इसमें कुछ प्रोविजंस और ध्यान रखने हैं हमें कि ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द सेक्टोरल रेगुलेटर्स की हमें संबंधित नियामक जो संस्थाएं होती है उनसे भी अनुमोदन लेना पड़ता है, जैसे सेबी या रेगुलेटरी बॉडी जो भी है उससे भी अप्रूवल लेना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करने के लिए। फाइलिंग डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार, उसके बाद हम रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, संकल्प की कॉपी और समाचार पत्र के जो हमने प्रकाशित किया है वो, और जो भी हमसे अदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो, और जो हमें परमिशन मिली स्टॉक एक्सचेंज से वो। फिर अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेगा और सर्टिफिकेशन दे देगा अल्ट्रेशन का, और जो डेट डली होगी उससे वह अल्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रेशन एंड लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर हम देखते हैं इफ द कंपनी इंटेंड्स टू कन्वर्ट, अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में अपनी आपको कन्वर्ट कर रही है तो उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हो गया तो वो फॉर्मर जो पुराना रजिस्ट्रेशन था उसको बंद कर देगा और नए डॉक्यूमेंट्स के साथ उस कंपनी का री रजिस्ट्रेशन करेगा और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसे देगा। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इस अंडर दिस केस शैल नॉट अफेक्ट एनी, इससे कोई भी किसी भी कोई डेप्ट होगी या कोई लाइबिलिटी होगी या कोई ऑब्लिगेशन होगा वो इससे प्रभावित नहीं होगा इस परिवर्तन से। अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज मतलब हम अपने पूंजी खंड में परिवर्तन कर रहे हैं। द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये जो पूंजी खंड है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो इसके अंदर चेंजेस कर सकती है। एंड अल्ट्रेशन में रिजल्ट इन इंक्रीज, अल्ट्रेशन की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज, उसके अंदर बढ़त या उसके अंदर कमी हमारी, या उसको हम रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं कैपिटल को, कैपिटल जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसका हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड समटाइम इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा जाए या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाए। अब एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है जिसे हम बोलते हैं अधिकारों के बाहर का सिद्धांत।
ये सिद्धांत क्या कहता है? अधिकारों के बाहर का सिद्धांत से तात्पर्य उन कार्यों से है जो सीमा नियम के द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर। अब हमने पढ़ लिया है कि मेमोरेंडम के अंदर कुछ क्लॉजेज हैं और उन क्लॉजेज के बाहर जाकर अगर कोई भी कंपनी कोई कार्य करती है या उसके डायरेक्टर्स कोई कार्य करते हैं तो उसको हम उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अधिकारों के बाहर का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब इस सिद्धांत के तहत अधिकारों के बाहर का जो सिद्धांत है ये एक महत्वपूर्ण विवादों के निर्णयों में स्वीकार करा गया है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियम के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार सीमा से बाहर कोई भी कार्य करती है, अनुबंध करती है, तो वह कार्य व्यर्थ होगा, मीन्स वॉइड होगा। क्लियर? वो कार्य व्यर्थ है। अब आगे हम देखते हैं कि अधिकारों के बाहर का सिद्धांत क्या है। अल्ट्रा वायर्स एक्ट क्या होंगे, वो क्या ऐसा कार्य करेगा जो हम कहेंगे कि अधिकारों के बाहर इसने कार्य किया है। पहला पॉइंट, जब कोई कार्य कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं किया गया है। एक्ट विच इज़ नॉट डू नॉट फॉल विद इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बाहर जाके उसने कोई कार्य किया। जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं वो कभी भी वो कार्य उस कंपनी के ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी शो नहीं होता है, तो वो कार्य अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहलाएगा, अधिकारों के बाहर का कार्य। सेकेंड पॉइंट आता है, एक्ट विच डू नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ मैटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। अब ऐसा कोई कार्य, अगर जो कार्य उन कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है जो कि कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। मान लीजिए कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट्स में ये लिखा है कि कंपनी प्लॉट खरीदेगी, उस पर घर बनाएगी, कंस्ट्रक्शन करेगी और उसको सेल करेगी। लेकिन अब क्या करा कंपनी ने, फाइनेंस का काम भी स्टार्ट कर दिया कि जो व्यक्ति घर खरीदना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, उनको भी कंपनी क्या करेगी, फाइनेंस करेगी। तो ये कार्य क्या है, ये वो कार्य हैं जो उस श्रेणी में नहीं आते जिसके लिए हम उद्देश्यों को प्रोत्साहित या सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। थर्ड आता है हमारा, कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो जाने के उपरांत कोई कार्य करना, जिसको अपन बोलते हैं एक्ट डन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैव बिकम इम्पॉसिबल। मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री, मान लीजिए मैं यूके से कोई पर्टिकुलर फ्लावर परचेज़ करूँगी और उसका परफ्यूम बना के इंडिया में सेल करूँगी। अब मान लीजिए वो फ्लावर जो था वो यूके में ही लगता था और कहीं नहीं लगता था। अब मैंने क्या कहा, अब वो मेरा जो कंपनी के साथ यूके की जो कंपनी के साथ टाई अप था वो टूट गया, या वो उसका प्रोडक्शन कंपनी ने किसी कारणवश दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, वो टूट गया। अब वहाँ के नेशन या मान लीजिए इंडिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं रहे संबंध कि वो अब बिज़नेस कर सके। तो अब उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने किसी और दूसरी कंट्री से, मान लीजिए मैंने जापान से, वहाँ से कोई दूसरा फ्लावर इंपोर्ट करा और उसका परफ्यूम बनाया, तो ये गलत है। तो अगर हम ये कहें कि कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो गया था, उसके लिए अगर मैं कोई कार्य करती हूँ तो वो भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव आता है, इसका क्या प्रभाव आएगा, अल्ट्रा वायर्स एक्ट का क्या प्रभाव आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट। सबसे पहले अनाधिकृत कार्य का व्यर्थ या प्रभावी होना, वॉइड एब इनिशियो। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हो तो वो स्टार्टिंग से ही क्या है, गलत है, वैध, व्यर्थ है, वो गलत है। ठीक है, समर्थन संभव नहीं, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। आप ये मान के चलिए कि आपने अगर कोई गलती कर दी तो आप उसके अंदर उसमें कोई करेक्शन कर दो और उसको एक्सेप्ट कर लो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इंजंक्शन, जिसको हम बोलते हैं निषेधाज्ञा। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मेंबर को ये लगता है कि ऐसा कंपनी में कोई कार्य हो रहा है जो कि
अधिकारों से बाहर है तो वो उसको रोक सकता है। कंपनी का कोई दायित्व नहीं, इसको हम बोलते हैं कि कंपनी का कभी भी कोई दायित्व नहीं रहता है। संचालकों का कंपनी के प्रति व्यक्तिगत दायित्व, जिसको अपन बोलते हैं पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब जिसने कार्य किया है कंपनी के बिहाफ पर वो इसके लिए जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। प्राधिकार आश्वासन भंग के लिए संचालकों का दायित्व। अब इसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो ब्रीच ऑफ वारंटी जो था ऑफ अथॉरिटी, आपको मान लीजिए कहा है, कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी इतना लोन ले सकती है, ठीक है, और उसके बाद भी कंपनी ने लोन ले लिया, और या उसके डायरेक्टर्स ने या कोई अधिकारी ने, और उसके बाद भी कोई लोन ले लिया कंपनी के लिए, तो वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट, अधिकारों के बाहर प्राप्त संपत्ति पर अधिकार। अधिकारों से बाहर प्राप्त अगर कोई संपत्ति आती है तो उस पर कंपनी का अधिकार है, क्योंकि वो कंपनी की पूंजी से ही खरीदी जाती है। माल तथा सेवा के भुगतान के लिए कंपनी को बाध्य नहीं। अब अगर कोई भी व्यक्ति ने कंपनी को कोई माल दिया है या कोई सेवा दी है तो उसके लिए कंपनी बाध्य नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो वो माल उसने अगर यूज़ नहीं किया तो वो अपनी इच्छा से उसे दे सकती है। उधार लिया गया धन भी है तो उसके लिए भी कंपनी बाध्य नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो वो इच्छा से उस धन को लौटा सकती है। दुष्कार्य के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं। अगर कोई भी ट्रॉट एक्टिविटी अगर कंपनी करती है, दुष्कार्य करती है, तो उसके लिए भी कंपनी का कोई दायित्व नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने अल्ट्रेशन फिनिश कर लिया है। आपका असाइनमेंट है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू अल्ट्रेशन ऑफ इन मेमोरेंडम एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, जो अभी हमने पढ़ा है, और इसके अल्ट्रा वायर्स एक्ट क्या होता है और उसका प्रभाव क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।